नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट के 1 ईयर करंट अफेयर्स के क्रैश कोर्स के 8वें सेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लाइमेट चेंज और अन्य मिसलेनियस टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे इस 8th सेट में। तो आइए इसके साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड मैं एक कंसाइज करके एक बड़ा सा पीडीएफ भी कंपाइल कर दूंगा, जिसमें सारे सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10। आप या आपके दोस्त कोई भी अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो इसका फायदा उठाएं, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको कुछ फ्री मिलता है। वो है मेरे द्वारा फ्री हैंड होल्डिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है जो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे, ज्योग्राफी, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग को कवर करती है। ये सब आप सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अगर आप 1 साल या उससे अधिक की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10। तो आइए, सबसे पहले दोस्तों हम जो देखने वाले हैं, एक टर्म है जो न्यूज में चल रहा है, वो है ब्लू ब्लॉब। तो ब्लू ब्लॉब क्या है दोस्तों? ये कोल्ड पैच ऑफ वाटर है जो कि आइसलैंड और ग्रीनलैंड के नीचे इस इलाके में आपको देखने मिल रहा है। जैसा आप रंग में देख रहे हैं, नीला है, काफी ठंडा है। तो इससे दोस्तों ये हमें देखने मिला है कि आइसलैंड में जो ग्लेशियर्स हैं, इनकी जो मेल्टिंग रेट है इसमें स्लो डाउन हुआ है। और स्पेशली 2014-15 में आप देखें तो इस इलाके में जो पानी का टेम्परेचर था करीबन 1.4 डिग्री सेल्सियस आसपास के पानी से ठंडा था। तो इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि एनोमली है, ये कैसे हो रहा है। तो आर्कटिक रीजन अगर हम देखें दोस्तों, बहुत तेजी से गर्म हो रही है। दुनिया की तुलना में ऑन एन एवरेज आर्कटिक रीजन 4 टाइम्स फास्टर वार्म हो रही है। एंड आइसलैंड के ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1995 से 2010 तक, तो 1995 टू 2010 में 11 बिलियन टन ऑफ आइस पर ईयर मेल्ट कर रहा था। लेकिन दोस्तों एक एनोमली देखने मिला 2011 के बाद से ऑनवर्ड अब तक आप अगर देखें तो जो मेल्टिंग है वो हर साल सिर्फ 5 बिलियन टन पर ईयर देखने मिल रही है, यानी कि आधे से भी कम कम हुआ है इस इलाके में, आइसलैंड में ग्लेशियर्स की मेल्टिंग। तो ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आइसलैंड में ही देखने मिला है। आसपास में ग्रीनलैंड में, स्वालबार्ड में, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं इनमें देखने नहीं मिला है। तो अब सवाल उठता है ये क्यों हुआ। तो इसके पीछे जो पॉसिबल रीजंस बताए जा रहे हैं दोस्तों, पहला तो बताया जा रहा है कि जो ओशन करंट है उसमें वीकनिंग हुई है। स्पेशली आप अगर देखें तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट अगर आप देखें, जो कि गल्फ स्ट्रीम है और इस प्रकार से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन के जाती है, तो ये गर्म ट्रॉपिकल पानी कुछ वेस्टर्न यूरोप वाले इस इलाके में लेके जाती है। तो इसमें स्लो डाउन हुई है, तो गर्म पानी कम मूव कर रही है। तो इस वजह से आप अगर देखें तो पूरा का पूरा इस इलाके में आप पाएंगे कि जो ग्लेशियर्स है वो कम मेल्ट किए हैं पहले की तुलना में। इसके सिवा यहाँ पे कुछ लो लेवल क्लाउड्स भी देखने मिले हैं जो कि सनलाइट को भी डायरेक्टली जमीन तक आने नहीं दे रहे हैं। इसके सिवा ब्लू ब्लॉब जो लिंक्ड है दोस्तों, ये आइसलैंड के ग्लेशियर्स में अगर आप देखें तो लोअर टेम्परेचर भी देखने मिला है। इसके सिवा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से ब्लू ब्लॉब बना है, लेकिन अभी वो फैक्टर्स इवेलुएट किए जा रहे हैं। क्या ये ब्लू ब्लॉब बिल्कुल नया है? नहीं दोस्तों, इससे पहले भी कुछ एग्जिस्ट किया करता था ब्लू ब्लॉब जैसा, लेकिन ब्लू ब्लॉब बहुत शॉर्ट टर्म में है, 10 साल के ड्यूरेशन में देखने मिला है। एक लॉन्ग टर्म कूलिंग ट्रेंड भी इस इलाके में देखने मिलता है। इसी को कहते हैं अंटार्कटिक अटलांटिक वार्मिंग होल। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें अगर आप देखें तो इस इलाके में जो सरफेस टेम्परेचर है वो 0.4 टू 0.8 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ है पिछले सेंचुरी में। एंड इसके लिए जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है अटलांटिक वार्मिंग होल के लिए, वो कहा जा रहा है कि सेम फैक्टर एज बिफोर, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो ओशन करंट्स हैं, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन हमारी स्लो डाउन हो रही है। और इस वजह से आप अगर देखें तो नॉर्थ अटलांटिक मेरिडियोनल सर्कुलेशन में स्लो डाउन हुआ है, जिस वजह से गर्म पानी अटलांटिक की वेस्टर्न यूरोप तक पहुंच नहीं रही है। तो इस वजह से आप देखें तो कुछ कूल डाउन हमें देखने मिल रही है। इसके सिवा आप इसी को ब्लू ब्लॉब भी देख सकते हैं, नियर ग्रीनलैंड यहाँ पर हमें देखने मिला है। एंड जो लॉन्ग टर्म कूलिंग ट्रेंड है दोस्तों, इसका नाम याद रखिएगा, अटलांटिक वार्मिंग होल है। लगे आप दोस्तों आर्कटिक रीजन की भी बात कर लेते हैं। यूपीएससी ने पास्ट में भी इस पर सवाल पूछा है। तो आर्कटिक रीजन में अगर आप देखें कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है दोस्तों, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएस। इसके सिवा आर्कटिक ओशन में जो सीज हैं ये सब भी आपको एटलीस्ट बेरेंट सी जरूर याद रखिए, नॉर्वेजियन सी याद रखिए, ग्रीनलैंड सी याद रखिए। इसके सिवा चुकची सी याद रखिए, एंड ये बेरिंग सी है, एंड दिस इज बेरिंग स्ट्रेट। ये आपको दोस्तों याद रखना है, इतना जरूर याद रखिएगा।
इसके सिवा आर्कटिक काउंसिल भी जान लीजिए दोस्तों, तो एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें अगर आप देखें तो आर्कटिक स्टेट्स, आर्कटिक इंडिजिनस पीपल, आर्कटिक इनहैबिटेंट्स आते हैं और आके चर्चा करते हैं। तो ये 1996 में फॉर्मली इस्टेब्लिश थी। इसके जो मेंबर्स हैं कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रशिया है, स्वीडन है, यूएस है, और इंडिया को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। तो इस पर यूपीएससी ने पास्ट में भी सवाल पूछा है, आगे भी पूछ सकती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अर्थ डे। तो 22 अप्रैल को हर साल अर्थ डे मनाया गया पूरी पृथ्वी में। एंड इसके साथ आप अगर देखें तो इस दिन दुनिया ने अपने कमिटमेंट्स और मजबूत किए कि यहाँ मदर अर्थ के लिए हम अपने जो भी नेचुरल एसेट्स जो हमें प्रदान करती हैं उसको हम कंजर्व करेंगे, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अर्थ डे अगर आप देखें तो लार्जेस्ट पॉपुलर सिविक ऑब्जर्वेशन है एंड इसके द्वारा सिटीजन्स लेड मूवमेंट है, सिटीजन्स एक दूसरे को एजुकेट करते हैं एंड जो संवेदनशीलता है एनवायरनमेंट को लेके वो और मजबूत होती है। तो पहला अर्थ डे दोस्तों सेलिब्रेट किया गया था, वो अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम हो गया है, अभी उसकी कहानी भी सुना दूंगा, पर उससे पहले इस साल का जो अर्थ डे था इसका थीम आप याद रखिएगा, वो था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो सबसे पहली बार अर्थ डे स्टार्ट हुआ था 1970 में दोस्तों, जब गेलॉर्ड नेल्सन जो कि यूएस गवर्नर और सेनेटर थे, तो उन्होंने एक ऑयल स्पिल सांता बारबरा यूएस में 1969 में हुई थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उनके सपोर्ट में मिलियंस ज्वाइन कर लिए और तब से हर साल अर्थ डे मनाना शुरू कर दिए। ये 2009 था जब यूएन ने डिजिग्नेट कर दिया इस दिन को 22 अप्रैल को कि आज से हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाएगा एंड इंटरनेशनल मदर अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन क्लाइमेट चेंज है ना, पोल्यूशन, इन सब के खिलाफ आवाज उठाई जाती है एंड इन सभी के खिलाफ हम कैसे अर्थ में जो कि ये सारे इवेंट्स हैं इनके खिलाफ हम कैसे एक साथ एक दूसरे कंट्रीज कोऑपरेट कर सकें, एनजीओज क्या कर सके, सबको एक सिंगल टेबल पर आते हैं और इस तरफ मूव करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जो कि न्यूज में है, वो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो हैदराबाद के बाद अब भारत में नेक्स्ट ट्री सिटी आइडेंटिफाई की गई है और वो है मुंबई। तो मुंबई को भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया है और इसके लिए अगर आप देखें तो इसको जो रिकॉग्निशन दिया गया है मुंबई को, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट शो की है अपनी अर्बन ट्रीज को एंड ग्रीनरी को, इन सभी को एक्सपैंड करने के लिए। तो आपको जो इसमें याद रखना है दोस्तों, मुंबई एंड हैदराबाद ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड की गई हैं, ये याद रखिएगा। इसके सिवा इसको कौन प्रदान करता है, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एफएओ एंड आर्बर डे फाउंडेशन मिल के प्रोवाइड करते हैं। एफएओ क्या है दोस्तों, यूएन बॉडी है, आपको मालूम ही है। बाकी आर्बर डे फाउंडेशन क्या है, ये एक एनजीओ है, ग्लोबल एनजीओ है। तो हैदराबाद दोस्तों अगर आप देखें तो मुंबई के बाद दूसरा शहर है जो कि मुंबई हैदराबाद के बाद दूसरी शहर है जिसको ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड किया गया है। हैदराबाद अगर आप देखें तो वो भी पहले ही इंक्लूड हो चुका था। तो हैदराबाद में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा एफॉरेस्टेशन वर्क किया गया है, नए नए पेड़ लगाए गए हैं। मुंबई में भी सेम दोस्तों काफी ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। और अगर हम सिटीज की बात करें, सबसे ज्यादा ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है, तो टोटल दोस्तों 136 सिटीज हैं जो कि 21 देशों में है जिनको ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि प्राप्त है। एंड इसमें से सबसे ज्यादा ट्री सिटीज यूएस के पास है, 37 है। इसके बाद यूके है जहाँ पे 19 है, फिर कनाडा है जहाँ पे 18 है। एंड बाकी अगर आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है डेवलपिंग कंट्री की तुलना में। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम देखें तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम किस आधार पे किसी शहर को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि प्राप्त होती है, तो कोई भी सिटी ट्री सिटी तभी रिकॉग्नाइज होती है जब ये 5 कोर स्टैंडर्ड्स अचीव करके दिखाए। पहला क्या होता है कि वो जो ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्शन की, उसके केयर की अपने बाकी सिटीजन्स में डेलीगेट कर सके। नंबर 2, कोई लॉ बनाए या कोई ऑफिशियल पॉलिसी बनाए जिसके द्वारा ट्रीज को हम मैनेज कर रहे हों। इसके सिवा लोकल ट्री रिसोर्सेज को एसेस कर सके एंड साथ ही साथ अगर आप देखें तो एनुअल बजट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री मैनेजमेंट प्लान एलोकेट करवाए। इसके सिवा ट्रीज के कंजर्वेशन के लिए एनुअल सेलिब्रेशन हो जिसमें सिटीजन्स में अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके। आर्बर डे फाउंडेशन क्या है, एफएओ के साथ मिलके जो कि ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सर्टिफिकेशन देती है। तो आर्बर डे फाउंडेशन क्या है दोस्तों, तो ये अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 1972 से ये ट्रीज को सेलिब्रेट कर रही है एंड लास्ट 50 ईयर्स में अगर आप देखें तो लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड टू प्लांटिंग ट्रीज है एंड इसमें काफी पेड़ वगैरह लगाए हैं, 500 मिलियन ट्रीज वर्ल्ड वाइड लगाए हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों न्यूज में है, वो है कि 2030 तक भारत ने टाइम मांगा है कि अपने ट्यूबलाइट्स को या फिर फ्लोरोसेंट लीनियर फ्लोरोसेंट लैंप्स को हम फेज आउट करेंगे ओनली टिल 2030। 2030 के पहले हम नहीं करने वाले, 2030 से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने टाइम एक्सटेंड करवाया है। तो
ट्यूबलाइट को फेज आउट करने की बात इसलिए हो रही क्योंकि इसमें मर्क्यूरी होता है, और मर्क्यूरी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा पल्यूटिंग होता है, तो मिनीमाटा डिजीज होती है। और पॉल्यूशन, मर्क्यूरी पॉल्यूशन के खिलाफ क्या है, मिनीमाटा कन्वेंशन भी हमने ऑर्गेनाइज, मिनीमाटा कन्वेंशन भी आपको देखने मिलेगा। तो रिसेंटली मिनीमाटा कन्वेंशन की मीटिंग हो रही थी बाली में, और वहीं पर भारत ने कहा है कि हमें 2030 तक का टाइम दीजिए। तो ऑफिशियल्स की बात सुने अगर, तो यूएस, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने कहा है कि जो डेडलाइन होनी चाहिए ट्यूबलाइट के फेज आउट की वो 2025 होनी चाहिए, लेकिन भारत ने कहा है कि हमें 2030 का टाइम चाहिए, क्योंकि ट्यूबलाइट आज भी भारत जैसे देश में एक लो कॉस्ट ऑप्शन है एलईडी की तुलना में। तो ट्यूबलाइट में जैसा मैंने बताया मर्क्यूरी होता है दोस्तों, तो इससे ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंट दोनों के लिए हानिकारक होता है। तो ई वेस्ट रूल्स है 2016 की, उनकी बात सुने तो इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है जो कि ट्यूबलाइट के लिए दी जाती है। तो ट्यूबलाइट भी क्या है, ई वेस्ट रूल्स के अंदर कवर होता है। इसके सिवा दोस्तों अफ्रीकन कंट्रीज कहते हैं कि अक्सर वो डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं दुनिया के लिए इस प्रकार के हैजार्डस वेस्ट के लिए। तो ये सारे आर्गन, क्रिप्टन वगैरह भी आपको ऐसे ट्यूबलाइट में इनके एटम्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर सबसे हानिकारक इसमें दोस्तों लिक्विड मर्क्यूरी है, और ये लिक्विड मर्क्यूरी अगर आप देखें तो अफ्रीका हैज बिकम दी डंपिंग ग्राउंड जहां पे इसको डंप किया जा रहा है। एंड इंडिया ने ऑलरेडी वर्क शुरू कर दिया है। आज देखें तो ट्यूबलाइट्स कहीं ना कहीं भारत में, अगर हम अलग अलग तबके के अनुसार घर को बांटे तो एटलीस्ट आप देखेंगे काफी जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं एंड अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ट्यूबलाइट सब फेज आउट होने शुरू हो रहे हैं। और भारत सरकार का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, उजाला स्कीम का आपको देखने मिलेगा, जिसके द्वारा एलईडीज को हम ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है ट्यूबलाइट को रिप्लेस करने के लिए। तो मिनीमाटा कन्वेंशन बहुत जरूरी है, एक बार आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो मिनीमाटा कन्वेंशन की बात करें तो ये क्या कहता है कि मर्क्यूरी को रेगुलेट करना, उसके बैन को, उसके फेज आउट को, और ये 2017 से इन्फोर्स हो चुका है। एंड ये बैन लगाता है कि इस पे कोई भी नई मर्क्यूरी माइनिंग के लिए नए माइंस नहीं एलोकेट किए जाएंगे। इसके सिवा मर्क्यूरी यूज को फेज डाउन करना है एंड फेज आउट करना है। इसके सिवा एमिशंस को कंट्रोल करना है। इसके सिवा आर्टिजनल एंड स्मॉल गोल्ड माइनिंग में भी रेगुलेशन की बात की जाती है, क्योंकि गोल्ड माइनिंग में भी मर्क्यूरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ में ही अगर आप देखें तो मर्क्यूरी वेस्ट निकलता है एंड उसकी कैसे डंपिंग हो रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर उसको खुले में डंप कर देते तो मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसके सिवा कन्वेंशन कहता है कि इंटरिम स्टोरेज होनी चाहिए मर्क्यूरी की, एंड डिस्पोजल भी होना चाहिए एक बार वो वेस्ट बन जाए। तो मर्क्यूरी अगर आप देखें तो एटमॉस्फेयर में नेचुरल प्रोसेसेस से भी पहुंच सकता है, हो सकता है रॉक की वेदरिंग, वो हो सकती है वॉल्केनिक इरप्शन। इसके सिवा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी मर्क्यूरी अगर आप देखें तो एटमॉस्फेयर, ग्राउंड, वाटर बॉडी सब में पहुंचता है, और एक बार एनवायरनमेंट में चला जाता है तो ये परसिस्ट करता है और फिर पूरे एटमॉस्फेयर में, वाटर बॉडीज में, हर जगह सर्कुलेट करने में सक्षम होता है। पानी में चला जाता है दोस्तों तो वो मिथाइल मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फूड चेन में भी एंटर कर जाता है और बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन भी करवाता है। मिनीमाटा डिजीज भी जान लीजिए दोस्तों, मर्क्यूरी से एसोसिएटेड है। मिनीमाटा अगर आप देखें दोस्तों, जापान में एक जगह है मिनीमाटा बे, आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज मिनीमाटा बे। यहीं पे पास में फैक्ट्री थी, अक्सर काफी साल पहले यहाँ से मर्क्यूरी डंप किया गया था, और इसके बाद यहाँ पे जो मछुआरे थे उन्होंने जो मछली मारी थी वो सभी मछलियों में मर्क्यूरी काफी ज्यादा बायो एक्यूमुलेटेड थी, और फिर उस मछली को जो मछुआरों ने कंज्यूम किया था तो उनमें एक अलग प्रकार की बीमारी देखने मिली थी, और उसी बीमारी का नाम रख दिया गया था मीनामाटा, और तब से मर्क्यूरी लेड डिजीज को ही कहते हैं मीनामाटा, जो कि मर्क्यूरी से होने वाली बीमारी है। तो मिथाइल मर्क्यूरी अगर आप देखिए तो हाईली टॉक्सिक केमिकल है, बायो एक्यूमुलेट हो जाता है, बायो मैग्नीफाई हो जाता है शेल फिश में, नॉर्मल फिश में, एंड ये मिनीमाटा बे में देखने मिला था। और इसके बाद मर्क्यूरी पॉइजनिंग लोकल पॉपुलेशन को हुई थी, और तब से मर्क्यूरी पॉइजनिंग से जो बीमारी है उसका नाम क्या है, मिनीमाटा डिजीज। तो उसी के लिए मिनीमाटा कन्वेंशन भी है। उजाला स्कीम की बात कर लेते हैं। तो टोटल एलईडीज अगर आप देखें तो इस साल की बात कर रहा हूँ तो 36, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 करोड़, करीबन 37 करोड़ एलईडीज आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं अब तक। इसके सिवा मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 7 ईयर्स से ये स्कीम चला रही है, एंड एलईडी अगर आप देखें तो उजाला प्रोग्राम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एलईडी वर्सेस फ्लोरोसेंट लैंप आप देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट एक टॉपिक न्यूज में है, डे लाइट हार्वेस्टिंग। एक एनजीओ है जो कि डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, और उसके लिए अगर आप देखें तो सरकार उसको प्रमोट भी कर रही है। तो दोस्तों लाइट की तो हमारे देश में कोई कमी नहीं है, पर दिक्कत क्या है दोस्तों कि हमें कुछ ऐसा करवाना है कि हम दिन के वक्त उस लाइट का कैसे नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कर सके। तो डे लाइटिंग का मतलब क्या है दोस्तों, जो नेचुरल सनलाइट है उसको हम रूम के अंदर तक ला सकें। इसके लिए रूम डिजाइन में चेंजेस लाएं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल लाइटिंग डिजाइन यूज करें, जिसके द्वारा घर तक लाइट का इस्तेमाल हो सके। यही है डे लाइट हार्वेस्टिंग। तो इसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है, डे लाइट सेंसर लगाते हैं इस प्रकार से, एंड
सोलर एनर्जी इस प्रकार से दोस्तों काम करती है। तो ये सेंसर होता है और इस प्रकार से लाइट के आप देखें तो विंडोज रहते हैं घरों में, इस प्रकार से लगाया जाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार के लाइट के विंडोज हैं और इस प्रकार से उनमें एक सेंसर भी लगाया जाता है और ये सनलाइट कलेक्ट करती है और इस प्रकार से सनलाइट को फिर रूम में लाके आप देखें तो लाइट डिफ्यूजर के थ्रू जाता है और लाइट पूरे रूम में स्प्रेड करवा देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 8 बजे जब सनलाइट हल्की होगी तो उस वक्त आप देखें तो साथ में ही नेचुरल लाइट भी कपल कर दिया नेचुरल लाइट के साथ ही आर्टिफिशियल लाइट भी कपल कर दिया जाता है। तो आर्टिफिशियल लाइट सुबह के वक्त जब सनलाइट कम होती है तो ज्यादा इंटेंसिटी से जले। दोपहर की वक्त आते आते जब सूरज अगर आप देखें तो बिल्कुल आप देखें तो शार्प हो जाता है, पीक पे होता है, सूरज की रोशनी ज्यादा होगी तो उस वक्त तक नेचुरल लाइट ऑफ हो जाए क्योंकि पूरा का पूरा काम आर्टिफिशियल से ही हो जाए। आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत ही नहीं तो नेचुरल लाइट पे ही डिपेंडेंस हो जाएगी। तो एक डे लाइट सेंसर भी लगा होता है जो इस प्रकार का काम करता है। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग सोल्यूशन है, रूफटॉप सोल्यूशन भी होता है, लाइट पाइप वाला सोल्यूशन भी होता है जो कि डे लाइट सिस्टम्स के अंदर आता है। एडवांटेजेस क्या है दोस्तों, जीरो एमिशन की तरफ मूव करेंगे। नेचुरल लाइट की बात करें तो हार्मोन भी बैलेंस्ड होता है, ज्यादा सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं तो इससे मूड भी बूस्ट होता है और साथ ही साथ लोग भी काम एंड फोकस्ड होते हैं। इसके सिवा सर्काडियन रिदम बैलेंस्ड होता है, आईज में लेस स्ट्रेस होती है एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल में खर्चा भी बचता है। बाकी दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड भी जान लीजिए। एक बिल्डिंग कोड है जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने फॉर्मुलेट किया है। इसका पर्पस है कि कैसे एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन हो सके। तो दोस्तों अकेडमी अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सिवा आज लास्ट डे है तो सेव 20% ऑन योर यूपीएससी सीएससी एंड अकेडमी सब्सक्रिप्शन। तो आप देख सकते हैं 1 साल की सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। अगर आप प्लस कॉम्बो लेते हैं तो इसकी कीमत हो जाएगी 49,348, आइकनिक कॉम्बो की 63,195, 3 साल की लेते हैं प्लस कॉम्बो 83,584, 3 साल की आइकनिक की 126,637 रुपीज है। तो दोस्तों जबरदस्त सेविंग है। इसके सिवा आप KC10 कोड यूज करेंगे तो आपको फ्री में मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप इन सभी के साथ मिलेगी। तो बस मुझसे संपर्क कीजिए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा CSE एश्योर प्रोग्राम है जिसमें अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इसके बाद अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको 1 ईयर का एक्सटेंशन भी मिलेगा। एंड अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है जैसा आप देख सकते हैं, टॉप 3 रैंकर्स 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को जबरदस्त प्राइज भी मिलने वाली है। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है मई 22 को 2022 में, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। आइकनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी आपको मिलेगा। इसके सिवा 0% EMI में आपको लोन भी मिलेगी तो इसका भी फायदा उठाइएगा। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स भी हम रन कर रहे हैं, साथ ही साथ मेरे बहुत सारे स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज चल रहे हैं। प्लस कोर्सेज में एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट सब कुछ मैंने कवर कराया है तो इसका फायदा उठाएं। आंसर राइटिंग से लेकर सब कुछ इसमें मिलेगा। इसके सिवा अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो हम डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी रन करवा रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के डाउट सॉल्वर्स हमने रखे हैं, अपॉइंट किए हैं तो जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। इसके सिवा यूपीएससी CSE बैचेस हैं 25 मई से स्टार्ट होने वाले हैं तो 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस सभी आपको देखने मिलेंगे एंड मेक मोस्ट ऑफ इट। इसके सिवा अनअकैडमी का फायदा उठाएं जिसमें आप बेस्ट एजुकेटर से सीख सकते हैं, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है बदलने की, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस भी आपको मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।